मैं जब स्कूल से लौट कर आई तो घर के अंदर जाकर देखा कि माँ के कमरे से एक हट्टा कट्टा आदमी बाहर निकल कर आया, जिसने अपने कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। पापा वहीं पास में ही मेज पर बैठकर शराब पी रहे थे। उस आदमी ने पापा के पास जाकर उन्हें कुछ पैसे पकड़ाए और उसके बाद वह आदमी बाहर जाने लगा। मैं उसे देखकर थोड़ा सा घबरा गई और तुरंत ही अपने कमरे की तरफ चली गई। कमरे के अंदर जाकर मैंने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया और दरवाजे की दराज से बाहर की तरफ देखने लगी। मैं चुपचाप सहमी हुई सी बाहर देख रही थी। तो माँ के कमरे से मैंने कई आदमियों को काफ़ी देर के बाद अंदर बाहर आते जाते देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह लोग माँ के कमरे में आखिर करने क्या जा रहे हैं, और जब भी वह माँ के कमरे से बाहर निकलते तो पापा को पैसे क्यों पकड़ाते हैं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस बीच-बीच में माँ की चीखों की आवाज़ आ रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। मैं इतना तो समझ रही थी कि माँ को कोई तकलीफ़ हो रही है, लेकिन मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे पापा से बहुत ज़्यादा डर लगता था। अगर मैं माँ को बचाने के लिए जाती तो पापा मेरी पिटाई कर देते, और मुझे उनकी पिटाई से डर लगता है और बहुत दर्द भी होता है। लेकिन मुझसे माँ का रोना बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। मैं भी लगातार रोए चली जा रही थी और भगवान के आगे हाथ जोड़ रही थी कि प्लीज़ भगवान जी, मेरी मम्मी को बचा लो। वह लोग न जाने मेरी मम्मी के साथ क्या कर रहे हैं। बहुत देर तक यही सब चलता रहा। मैं वहीं दरवाजे के पास खड़े-खड़े बाहर देखती रही और लगातार रोती रही। उसके बाद जब काफ़ी रात हो गई तो पापा उठकर बाहर चले गए। जब मैंने देखा कि पापा अब घर में नहीं हैं, तो मैं धीरे से दरवाज़ा खोलकर मम्मी के कमरे की तरफ गई। मम्मी की सिसकियों की आवाज़ तेज़ होती चली जा रही थी, और फिर जैसे ही मैंने उनके कमरे का दरवाज़ा थोड़ा-सा खोला, तो अंदर का नज़ारा देखते ही मेरे हाथ-पैर बुरी तरह से काँपने लगे। इससे पहले कि मैं माँ को आवाज़ लगा पाती, तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। पीछे पलट कर देखा तो तभी एक गाड़ी के तेज़ हॉर्न के बजने की आवाज़ आती है और मैं अपनी सोच से बाहर आ जाती हूँ। मैं यहाँ-वहाँ नज़र दौड़ाती हूँ, तो खुद को उस रेस्टोरेंट में अकेला बैठे पाती हूँ। मेरी आँखों से आँसू निकल रहे थे और मेरी उस आधी जली हुई डायरी के वह बचे हुए 3 पन्ने हवा में फड़फड़ा रहे थे। मेरा वह अंधेरे में डूबा हुआ अतीत उन 3 पन्नों में सिमटा हुआ था, जिन्हें मैं बार-बार पढ़ती रहती थी और रोती रहती थी। आज इतने सालों बाद मैं अपने अतीत को छोड़कर बहुत दूर निकल आई हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा अतीत मुझे आज भी नहीं छोड़ रहा है। वह आज भी मेरे साथ है। मैंने तुरंत ही अपनी कॉफ़ी के पैसे दिए और टैक्सी से बैठकर सीधा घर पहुंची। घर का दरवाज़ा जैसे ही खोला तो मौसी मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। वह मुझे देखते ही कहने लगीं, मेघा कहाँ रह गई थी? तू, मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रही हूँ। मैं उनके करीब जाकर उन्हें धीरे से गले लगाकर बोली, मैंने आपसे कहा था ना मौसी कि खाने पर आप मेरा इंतज़ार मत किया करिए। आपको जब भी भूख लगे आप खाना खा लिया करिए। उन्होंने मेरी आँखों की तरफ ध्यान से देखा और कहने लगी, तू आज भी रोई थी ना? तुझे मैंने कितनी बार समझाया है कि अब उस सबको भूल जा, लेकिन तू मेरी बात सुनती ही कहाँ है। मैंने कहा, अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बोली, अच्छा, तो अब मुझसे छुपाएगी? तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि अपनी वह डायरी फेंक दे, लेकिन तुझे समझ ही नहीं आता। देख मेघा, तू उस डायरी को अपने साथ हरदम रख कर उस डायरी को नहीं ढो रही, बल्कि अपने अतीत को ढो रही है। मैंने कहा, मौसी मैं क्या करूं? मैं उस डायरी को फेंक ही नहीं पाती। मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं होती है। आज भी मेरे अतीत से जुड़े हजारों सवाल हैं, जिनके मुझे जवाब नहीं मिल पाए हैं। मौसी ने मुझसे कहा, चल ये सब छोड़, खाना खाते हैं। खाना खाकर मैं बिस्तर पर लेट गई और यही सोचने लगी कि कल से अब मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी और एक नई शुरुआत करूंगी। मेरा नाम मेघा है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में 1 साल से काम कर रही हूँ और अपनी मौसी के साथ ही रहती हूँ। मेरी मौसी के जब कई सालों तक कोई बच्चे नहीं हुए, तो उनके पति ने उन्हें तलाक दे दिया।
तलाक के बाद ना तो उनके पास कोई सहारा था और इधर मैं तो पहले से ही बेसहारा थी। इसलिए हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा बने। मेरी मौसी ने ही लोगों के घरों में काम कर कर के मुझे पढ़ाया लिखाया और अपने पैरों पर खड़ा किया और आज मैं एक बहुत अच्छे पद पर काम कर रही हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी मौसी को किसी भी चीज़ की तकलीफ़ ना हो। लेकिन उन्हें जो सबसे बड़ी तकलीफ़ है, उसको मैं चाह कर भी दूर नहीं कर पा रही हूँ। वह बस यही चाहती हैं कि मैं अपने अतीत से बाहर निकल आऊँ और किसी को अपना हमसफ़र बना लूँ। पर मैं अपने अतीत को छोड़ ही नहीं पा रही हूँ। मेरे अतीत का काला साया मेरे मन पर हर वक़्त हावी रहता है, जिसकी वजह से मैंने कुछ ऐसे फ़ैसले लिए हैं, जिनसे मौसी बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। पर मैं चाहकर भी उन फ़ैसलों से अब पीछे नहीं हटना चाहती। सुबह होते ही मैं तैयार होकर ऑफ़िस पहुँची, तो मेरे बॉस ने मुझे केबिन में बुलाया। उन्होंने कहा कि वह मुझे एक नया प्रोजेक्ट सौंप रहे हैं, जिसकी बेहतर परफ़ॉर्मेंस के लिए उन्होंने एक ग्रुप बनाया है, जिसकी लीडर मैं हूँ और उस ग्रुप में काम करने वाले अपने सभी मेंबर्स को मैं ही सारे इंस्ट्रक्शंस दूँगी और उनके हर काम की अच्छे से जाँच करूँगी, ताकि उस प्रोजेक्ट में कोई भी कमी ना हो। मैंने सर से कहा, आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहिए। आपने अभी तक मुझे जितने भी प्रोजेक्ट्स दिए हैं, मैंने उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पूरा किया है और इस बार भी ऐसा ही होगा। मैं जैसे ही बॉस के केबिन से जाने लगी, उन्होंने मुझे रोका और कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे प्रोजेक्ट्स के ग्रुप के एक नए मेंबर से मिलाना चाहता हूँ। जैसे ही मैं पीछे पलटी, तो मेरे सामने एक बड़ा ही हैंडसम नौजवान लड़का खड़ा हुआ था, जो लगभग मेरी ही उम्र का था। वह देखने में बड़ा ही समझदार लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे से थोड़ी-थोड़ी शरारत सी झलक रही थी। सर ने कहा कि ये हैं मिस्टर श्लोक, इन्होंने आज ही ऑफिस ज्वाइन किया है। मैं चाहता हूँ कि ये तुम्हारे अंडर काम करें, ताकि ये तुमसे बहुत कुछ सीख सकें। मैंने मुस्कुराकर श्लोक को हेलो बोला और उसके बाद प्रोजेक्ट को लेकर कुछ ज़रूरी डिस्कशन करके मैं बाहर आ गई। उसके बाद मैं और मेरी टीम उस प्रोजेक्ट पर दिन रात पूरी लगन और मेहनत के साथ काम करने लगी। मुझे श्लोक का बिहेवियर बहुत ही पसंद आता था। वह मुश्किल से मुश्किल काम को बहुत ही सहज तरीके से कर देता था और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो किसी को समझ नहीं आ रही, तो बड़े ही आसान शब्दों में उसको वह एक्सप्लेन कर देता था। उसका सरल स्वभाव और शरारती अंदाज मुझे धीरे-धीरे उसकी तरफ खींचने लगा था। लेकिन जैसे ही मैं उसके बारे में सोचकर मुस्कुराने लगती, तभी मेरे अतीत के वह पन्ने मेरी आँखों के सामने आने लगते और मेरे दिल में श्लोक के लिए जागते प्यार को मैं तुरंत ही दबाने की कोशिश करने लगती और खुद को समझाने लगती कि ना ही मैं कभी किसी से प्यार कर सकती हूँ, ना ही भरोसा। धीरे-धीरे हमें साथ काम करते हुए 6 महीने बीत गए। इस दौरान मैंने और श्लोक ने कई सारे प्रोजेक्ट्स पर साथ में काम किया और वह सक्सेसफुल भी हुए, जिससे मेरे बॉस बहुत ज़्यादा खुश थे। इधर मेरी और श्लोक की धीरे-धीरे बहुत अच्छी दोस्ती होती जा रही थी। मैं चाहती तो यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा उससे दूर ही रहूँ, क्योंकि मैं जितना उसके करीब रहती, मेरे दिल में उसके लिए प्यार का एहसास बढ़ने लगता। लेकिन वह मुझे खुद से दूर रहने ही नहीं देता था। कुछ दिनों के बाद बॉस की वेडिंग एनिवर्सरी आई, तो उन्होंने हम सभी को अपनी पार्टी में इनवाइट किया। हम सब शाम को उनकी पार्टी में सेलिब्रेशन के लिए पहुंचे, लेकिन हम में से किसी को भी नहीं पता था कि उनकी पार्टी में जो सरप्राइज़ हमें मिलने वाला है, उसे देखकर हम सब की आंखें फटी की फटी ही रह जाएंगी। सर ने केक काटा और उसे अपनी वाइफ को खिलाया और उसके बाद जो दूसरा पीस काट कर उन्होंने जिसे खिलाया, उससे हम सब के दिमाग में कई सवाल आने लगे। दरअसल सर ने वह दूसरा पीस काट कर श्लोक को खिलाया। हम सब सवालिया नज़रों से कभी एक दूसरे को देखते तो कभी श्लोक की तरफ। तभी उसी पार्टी में शामिल एक अंकल श्लोक की तरफ आगे बढ़े और उसके कंधे को थपथपाते हुए बॉस को देखते हुए बोले, आपका बेटा तो अब बहुत काबिल हो गया है। ये आपके बिजनेस को आपसे भी ज़्यादा आगे लेकर जाएगा। ये सुनकर तो हम सब के मुंह हैरानी से खुल गए। हम सब कह रहे थे कि श्लोक बॉस का बेटा है। तभी पास में खड़ी एक आंटी ने जब ये बात सुनी तो कहने लगी, तुम्हें नहीं पता, यही तो है मिस्टर विजय नंदा का इकलौता बेटा।
श्लोक नंदा, जो 1 साल पहले ही लंदन से पढ़कर यहाँ आया है। हम सब की हैरानी की इंतहा नहीं रही थी। हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे बॉस का बेटा इतना डाउन टू अर्थ इंसान होगा। वह इतने महीनों से हमारे साथ काम कर रहा था, लेकिन हम में से कभी भी किसी को नहीं लगा कि वह इतना अमीर इंसान है और ये कंपनी उसी की है। उसके स्वभाव में कहीं से भी अपने पैसे या स्टेटस का घमंड नहीं झलकता था, बल्कि वह हमेशा बिल्कुल हम में से एक ही लगा। तभी श्लोक हमारे पास आया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्यों, दे दिया ना झटका। अब हम सब उसके साथ बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, क्योंकि अभी तक वह हम में से एक था, लेकिन अब वह हमारे लिए हमारे बॉस का बेटा था। जब उसने हमें उसके साथ अजीब तरह का बिहेवियर करते देखा तो कहने लगा कि देखो, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तुम लोगों के लिए आज भी वही श्लोक हूँ जो आज से कुछ महीने पहले था। आज भी कुछ नहीं बदला है। मैं कल भी तुम्हारा दोस्त था और आज भी तुम लोगों का दोस्त हूँ, और जैसे अभी तक काम करते आए थे साथ में, वैसे ही आगे भी मिलकर काम करेंगे और मेघा जी से बहुत कुछ सीखेंगे। उसकी ये बात सुनकर हम सब मुस्कुराने लगे। हमने श्लोक से पूछा कि तुम्हें अपनी ही कंपनी में एक एम्प्लॉय की तरह काम करने की आखिर ज़रूरत ही क्या है? तो वह कहने लगा, इंसान तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब उसके पास एक्सपीरियंस हो, और एक्सपीरियंस के लिए जब तक मैं एक एम्प्लॉय की तरह काम नहीं करूँगा तो सीखूँगा कैसे? उसकी बातें सुनकर हम सब बहुत इम्प्रेस थे। जब मैं घर लौट कर आई तो मेरे मन में श्लोक के लिए जो प्यार और इज्जत थी वह और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मैं बार बार यही सोच रही थी कि क्या श्लोक जैसे इंसान भी इस दुनिया में हैं? वरना कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास अगर 4 पैसे भी आ जाएं तो वह सामने वाले को अपने पैरों से कुचलने की कोशिश करने लगते हैं। कुछ दिन के बाद मैं और श्लोक साथ में एक साइट पर काम देखने के लिए गए। मैं अभी वहाँ श्लोक से काम को लेकर डिस्कशन कर ही रही थी कि मैं जैसे ही उसे कुछ कहने के लिए पीछे मुड़ी तो हैरान रह गई, क्योंकि श्लोक ज़मीन पर अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था और हाथ में एक रिंग पकड़े था। उसे इस तरह से करते देख मेरे मन में एक तरंग सी दौड़ गई। उस एक पल में मुझे खुशी, उमंग और दुख, सारे एहसास एक साथ हो गए थे। मैंने खुद के एहसासों को नियंत्रित करके उससे पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो श्लोक ने मुझसे कहा, विल यू मैरी मी? मैंने श्लोक को उसकी बाहों से पकड़कर खड़ा किया और उससे कहा कि तुम शायद मुझे गलत समझ रहे हो। उसने कहा कि तुम ज़बरदस्ती अपनी भावनाएं छुपाने की कोशिश क्यों कर रही हो? मैंने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। वह मुझे बहुत देर समझाता रहा, लेकिन मैं अपनी ज़िद पर अड़ी रही। जब मैं बहुत ज़्यादा उसे भी समझा कर परेशान हो गई तो मैंने उससे कहा कि तुम नहीं जानते कि मेरा अतीत मुझे कभी भी किसी की तरफ आगे नहीं बढ़ने देगा। ये सुनकर श्लोक ने कहा कि तुम्हारे अतीत में ऐसा क्या है? अब मैं खुद को कोस रही थी कि मैंने उससे ये बात कही ही क्यों, क्योंकि अब तो और भी ज़्यादा सवाल खड़े हो जाएंगे। मैंने उससे कहा कि वह सब मैं तुम्हें नहीं बता सकती। श्लोक ने कहा कि अगर नहीं बता सकती तो चलो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मुझे तुम्हारे किसी भी तरह के अतीत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आज में जीना जानता हूँ और आज मुझे बस इतना पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। मैंने श्लोक से कहा कि तुम मेरे पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो और कोई दूसरी अपने स्टेटस की अच्छी लड़की देखकर शादी कर लो। इतना कहकर मैं उस जगह से तुरंत ही चली आई। उस दिन के बाद से मैं श्लोक से कटी कटी सी रहने लगी। हमेशा यही कोशिश करती कि मैं उससे दूर ही रहूं, पर मैं ही जानती थी कि मुझे इस सब से कितना दुख हो रहा है। एक शाम ऑफिस से निकलते वक्त मैंने सोचा कि मौसी को फ़ोन करके पूछ लूं कि उन्हें घर का कोई सामान तो नहीं चाहिए। जब मैंने उन्हें फ़ोन किया तो मुझे पता चला कि मौसी का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर मैं दौड़ी दौड़ी घर पहुंची। घर पहुंचकर देखा तो मौसी सोफे पर बैठी हुई थीं। उनकी चोटों को देखकर तो मेरी हालत बुरी तरह से खराब हो गई। मैं रोने लगी तो वह मुझे समझाने लगी कि फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है, बस जरा सी ही चोटें लगी हैं। वह तो भला हो उस लड़के का जो मुझे सही मौके पर डॉक्टर के पास ले गया और फिर वह मुझे यहाँ घर तक लेकर आया।
मैंने कहा कि कहाँ है वह इंसान? तो मौसी ने कहा कि वो मेरे लिए जूस लाने गया है। मैंने तो उसे बहुत मना किया, लेकिन वह माना ही नहीं। मैंने कहा, लेकिन आपको ये चोट कैसे लगी? तो कहने लगी कि मैं सब्जी लेकर जा रही थी, लेकिन तभी अचानक से एक बाइक वाला बहुत तेजी से मेरे पास से निकला और मेरी साड़ी का पल्लू उसकी बाइक में कहीं हिलक गया, जिससे मैं बुरी तरह से सड़क पर घिसट गई और जब तक पल्लू बाइक से छूटा तब तक मेरे चोट लग चुकी थी। वह बाइक वाला तो वहाँ से भाग गया। आसपास लोगों ने मेरे घेरा लगा लिया, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा था। तभी ये लड़का उस भीड़ को हटाते हुए आया और मुझे उठाकर डॉक्टर के पास लेकर गया। मौसी अभी मुझे ये सब बता ही रही थी कि तभी वह बोली, लो, वह आ गया। मैंने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि वह लड़का और कोई नहीं, श्लोक था। श्लोक भी मुझे वहाँ पर देखकर अचंभे में पड़ गया। मौसी ने श्लोक से कहा कि ये मेरी भांजी है, मैं इसी के साथ इस घर में रहती हूँ। मौसी श्लोक को आशीर्वाद देते हुए कहने लगी कि बेटा, तुमने मेरी बहुत मदद की है, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। उसके बाद मौसी ने श्लोक को मुझसे मिलवाया, तो श्लोक ने कहा कि मैं इन्हें जानता हूँ। ये सुनकर मौसी भी चौंक गईं। तो मैंने मौसी को बताया कि दरअसल मैं और श्लोक एक ही कंपनी में काम करते हैं। ये सुनकर तो मौसी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गईं। फिर हमारी कुछ सामान्य बातचीत हुई और उसके बाद श्लोक ने कहा कि अब मैं चलता हूँ। तो मौसी ने कहा कि बेटा, जब भी तुम्हें मौका मिले तो तुम घर आते रहना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद श्लोक वहाँ से चला गया। इधर मौसी आए दिन मुझे कई लड़कों की तस्वीरें शादी के लिए दिखाती रहती थीं, लेकिन मैं उन्हें मना करती रहती थी। वह मुझे समझाती कि कब तक तुम अपने अतीत में ही उलझी रहोगी, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं अपने जीवन में किसी को जगह दे सकूं। कुछ दिनों बाद मेरा जन्मदिन पड़ा। जब मैं ऑफिस से लौट कर आई तो देखा मौसी केक के साथ मेरा इंतज़ार कर रही थी और उन्होंने श्लोक को भी घर बुला लिया था। मैंने मौसी से कहा भी कि आपने ये सब क्यों किया? तो वह कहने लगी कि तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं होता है। तुम्हें इतना समझाया, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आता है। मौसी श्लोक से कहने लगी कि तुम तो इसके दोस्त हो, तुम इसे क्यों नहीं समझाते कि ये भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, छोटी मोटी खुशियों को मनाए। शादी के लिए इतने रिश्ते दिखा चुकी हूँ, पर ये अपनी ज़िद पर अड़ी है। श्लोक ने पूछा, आखिर ऐसा क्यों है? तो मौसी कहने लगी कि ये किसी और के किए की सज़ा खुद को दे रही है। मैंने मौसी को रोका कि आप फिर से वही बातें लेकर बैठ गईं, लेकिन श्लोक बार बार मेरे अतीत की हकीकत जानने की कोशिश करने लगा। उस दिन तो जैसे तैसे मैंने उस बात को वहीं पर दबा दिया। लेकिन अगले दिन जब मैं ऑफिस पहुंची तो श्लोक मुझसे कहने लगा कि मेघा, मैं तुम्हारा एक अच्छा दोस्त भी हूँ, तो क्या तुम मुझे नहीं बता सकती कि आखिर तुम्हारे इस तरह के फैसले के पीछे क्या वजह है? मैंने उससे कहा कि मैं ये बात किसी से शेयर नहीं कर सकती। तो वह थोड़ा गुस्से में आ गया और कहने लगा कि भले ही तुम्हारी इससे ज़िंदगी ही क्यों ना बर्बाद हो रही हो, आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तुमने ज़िंदगी भर अकेले रहने का फैसला किया है? मुझे लगा कि मैं अब इस बात को संभाल नहीं पाऊंगी, इसीलिए बिना उसे कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चली आई। अब श्लोक से मैं और भी कम बात करने लगी थी। वह जितना मेरे करीब आने की कोशिश करता, मैं उतना ही उससे दूर भागती। एक दिन जब मैं ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर एक जगह गई हुई थी, तो वहाँ से निकलते हुए मुझे श्लोक ने देख लिया। वह तुरंत ही मेरे पास दौड़ कर आया और बोला कि मेघा, तुम आखिर यहाँ क्या कर रही हो? मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ काम था। तो कहने लगा कि आखिर तुम्हें पागल खाने में क्या काम था? मैंने उससे कहा कि ये मेरा निजी मामला है, तुम इस सब में मत पड़ो। वह कहने लगा कि तुम आखिर क्या छुपा रही हो और क्यों? मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि तुम्हारे अतीत में चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करती? मैंने कहा क्योंकि मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी विश्वास के काबिल नहीं है। वह कहने लगा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जिनमें प्यार होता है, अपनापन होता है,
उनके बीच में विश्वास भी होता है। लेकिन मैं आखिर उसकी इस बात का क्या जवाब देती? मैं चुपचाप उस वक्त भी वहाँ से चली गई और वह अपने सवालों को लिए वहीं खड़ा रहा। धीरे धीरे दिन ऐसे ही बीतते जा रहे थे। एक दिन जब मैं ऑफिस से घर पहुंची तो मैंने देखा कि मेरे पर्स में मेरी वह डायरी थी ही नहीं। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने उसे बहुत ज़्यादा ढूंढा, लेकिन वह मुझे कहीं भी नहीं मिली। मैंने सोचा कि शायद मेरी वह डायरी मुझसे ऑफिस में ही छूट गई होगी। अगले दिन मैंने ऑफिस में भी उसे बहुत ढूंढा, पर मुझे वहाँ भी नहीं मिली। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वह डायरी कहाँ चली गई। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी कि अगर वह डायरी किसी के हाथ लग गई और किसी ने उसे पढ़ लिया और ये पता चल गया कि वह डायरी मेरी है, तो ना जाने क्या होगा। 2-3 दिन तक मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही, लेकिन वह डायरी मुझे कहीं नहीं मिली। फिर मैंने सोचा कि शायद मैंने घर में ही यहाँ वहाँ रख दी होगी, इसलिए मैं सारा सामान उलट-पुलट करके देखने लगी। मौसी भी मुझसे पूछने लगीं कि तुम आखिर क्या ढूँढ रही हो? जब मैंने उन्हें बताया तो कहने लगीं कि अच्छा हुआ वह डायरी खो गई, क्योंकि तुम तो उसे छोड़ ही नहीं रही थीं, तो उसने ही तुम्हें छोड़ दिया। मैंने मौसी से कहा कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप मेरी डायरी ढूँढवाने में मदद करें। तभी पीछे से एक आवाज़ आई और उस शख्स ने मुझसे कहा कि कहीं तुम इस डायरी की बात तो नहीं कर रही हो? मैंने पलट कर देखा तो वो मेरी ही डायरी थी। तुरंत ही दौड़कर मैंने डायरी को उस शख्स से ले लिया। लेकिन जैसे ही मेरी उस इंसान के ऊपर नज़र पड़ी, मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वह और कोई नहीं, श्लोक ही था। उसे देखकर मैं थोड़ा परेशान हो गई कि कहीं इसने मेरी डायरी पढ़ तो नहीं ली। मैंने उससे तुरंत ही पूछा कि तुमने इस डायरी को पढ़ा है क्या? तो उसने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा कि मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन अब मुझे तुमसे जानना है कि आखिर इस डायरी में ऐसा क्या है जिसके लिए तुम इतना ज़्यादा परेशान हो। मैंने तुम्हें इस डायरी को ढूंढते हुए ऑफिस में भी देखा था, और जब ये मुझे मिली तो मैं तुम्हें इसे देने के लिए आ गया। लेकिन यहाँ भी मैं तुम्हें इसके लिए इतना ज़्यादा परेशान देख रहा था। आखिर इसमें ऐसा क्या राज छुपा है जिसके कारण तुम इतना ज़्यादा फ़िक्रमंद थीं? मुझे श्लोक पर गुस्सा आ गया और उससे चिल्लाकर कहने लगी कि तुम्हें इस सब से क्या मतलब, और तुम यहाँ से चले जाओ। मेरे ऐसे शब्द सुनकर मौसी मुझ पर गुस्सा करने लगी कि मैं श्लोक से ऐसे बात कैसे कर सकती हूँ। तभी श्लोक ने कहा कि मौसी, उसे पूरा अधिकार है मुझसे इस तरह की बात करने का, क्योंकि वह मुझसे प्यार करती है। ये सुनकर तो मेरे और मौसी दोनों के ही होश उड़ गए। मौसी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गईं, तो मैंने उन्हें समझाते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वह कहने लगीं कि तो इसमें बुराई ही क्या है? श्लोक तो कितना अच्छा लड़का है। मेरे तो दिल में खुद ही न जाने कब से ये बात चल रही थी कि तुम दोनों की अगर शादी हो जाए तो कितना अच्छा रहे। लेकिन तेरे गुस्से की वजह से मैं ये बात कह ही नहीं पा रही थी। मौसी का इतना कहना भर था कि श्लोक कहने लगा कि मैंने तो इसे शादी के लिए कब का प्रपोज कर दिया, लेकिन ये है कि मान ही नहीं रही। न जाने कौन से अतीत की बात को लेकर बैठी हुई है। लेकिन आज मैं जान कर ही रहूँगा कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो मुझे तुमसे जुदा कर रही है। मैंने श्लोक से कहा कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम किसी और लड़की को पसंद कर लो। तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ नहीं आती? पर श्लोक तो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। तभी मौसी कहने लगी कि बेटा, आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये किस बोझ को इतने सालों से अपने ऊपर ढो रही है। मैंने मौसी को मना किया कि वह श्लोक से कुछ भी ना कहें, पर वह नहीं मानी। कहने लगी कि अब बस बहुत हो चुका मेघा, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मौसी को रोता हुआ देखकर मुझे भी रोना आने लगा। इसलिए मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं खुद ही श्लोक को सब कुछ बताती हूँ। मैंने कहा, दरअसल मेरे मम्मी और पापा की लव मैरिज हुई थी। कुछ साल तो सब कुछ बहुत अच्छा चला, लेकिन फिर धीरे धीरे पापा शराब की लत के शिकार हो गए, और उनकी वो लत इतनी ज़्यादा बढ़ती चली गई कि वह जितना भी पैसे कमाते थे, सारा पैसा सिर्फ शराब में ही उड़ा देते थे। धीरे धीरे वह मम्मी के साथ मारपीट करने लगे। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मम्मी को कहाँ क्या लग रहा है। उन्हें बस
अपना गुस्सा निकालने से मतलब होता था। जब मैं मम्मी को बचाने की कोशिश करती तो वह मुझे भी बहुत बुरी तरह से पीट देते थे। फिर वह आए दिन अपने काम पर भी शराब पीकर जाने लगे, जिसकी वजह से उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया। अब उनके पास शराब पीने के पैसे नहीं थे, तो वह घर का सारा सामान और मम्मी के जेवरों को बेचने लगे। मम्मी जब भी इस सब से इनकार करती तो पापा उन्हें बुरी तरह से पीटते। एक दिन पापा का बाहर किसी से शराब के नशे में ही झगड़ा हो गया और पापा को कुछ समय के लिए जेल हो गई। उन दिनों मैं और मम्मी बहुत सुकून से रहे, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद पापा दोबारा जेल से वापस आ गए। वापस आने के बाद पापा ने मम्मी को बिल्कुल भी नहीं मारा। मुझे लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब मैं एक दिन स्कूल से लौट कर आई तो देखा कि एक आदमी मम्मी के कमरे से निकल कर आ रहा था, जिसने अपनी शर्ट भी नहीं पहनी हुई थी। पापा भी मम्मी के कमरे के पास ही बैठकर शराब पी रहे थे। फिर उस आदमी ने पापा को कुछ पैसे दिए। ये सब देखकर मैं बुरी तरह से डर गई और अंदर अपने कमरे में चली गई। उसके बाद मैंने देखा कि हर 1 या 2 घंटे में एक आदमी मम्मी के कमरे में जाता और फिर वह बिना शर्ट पहने बाहर आता और पापा को कुछ पैसे देता। अंदर मम्मी की चीखों की आवाज़ें भी मुझे सुनाई दे रही थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इस तरह से धीरे-धीरे पूरा दिन बीत गया। जब रात हुई तो पापा बाहर चले गए। मैंने सोचा कि मैं एक बार जाकर मम्मी के कमरे में देखूं कि मम्मी ठीक तो हैं। लेकिन मैंने जैसे ही अंदर झांकने के लिए मम्मी के कमरे का दरवाज़ा खोला, तभी मेरे कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। घबराकर जब मैंने पीछे देखा तो वह और कोई नहीं, पापा ही थे। उन्होंने तुरंत ही एक झटके में मुझे कमरे से दूर कर दिया और मुझसे चिल्लाकर कहा कि मैं जाकर चुपचाप रात का खाना बनाऊं। मैं वहां से चली गई। इसी तरह से कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। मैं जब भी स्कूल से लौट कर आती तो कई सारे मर्दों को मम्मी के कमरे में आते और जाते देखती और मुझे सिर्फ मम्मी की चीखें ही सुनाई देती। पापा मुझे मम्मी से मिलने ही नहीं दे रहे थे। लेकिन एक दिन मौका पाकर जब मैंने मम्मी के कमरे में झांक कर देखा तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि अंदर एक आदमी मम्मी के साथ गलत काम कर रहा था और वह बुरी तरह से तड़प रही थी। ये देखकर तो मेरे हाथ पैर फूल गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बाप मेरी माँ के साथ इतना बुरा कर सकता है। मुझे अपने बाप से नफरत होने लगी। मेरा जी चाहने लगा कि मैं उसकी जान ले लूं, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उनसे लड़ पाऊं। उस वक्त मुझे किसी भी तरह से बस मुझे अपनी माँ को बचाना था। इसलिए मैंने पड़ोस वाली आंटी के यहाँ जाकर अपने नाना जी को फ़ोन किया और उन्हें सब कुछ बता दिया। अगले ही दिन नाना जी अपने साथ पुलिस को लेकर आ गए। पुलिस पापा को पकड़कर अपने साथ ले गई। उसके बाद हम लोग तुरंत ही मम्मी के कमरे के अंदर गए ताकि उन्हें उस जहन्नुम से आज़ाद करा सकें। लेकिन जैसे ही हमने अंदर जाकर मम्मी की हालत देखी, हम सबके होश उड़ गए। मम्मी पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। वह हमें देखकर बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगी। वह इस तरह से व्यवहार कर रही थीं कि जैसे हम उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने वाले हैं। नाना जी ने उन्हें अपने गले से लगाकर कई बार कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, लेकिन वह तो अपना आपा खो चुकी थीं। वह हम में से किसी को भी नहीं पहचान पा रही थीं। मेरा और नाना जी का रो रो कर बुरा हाल था कि माँ के साथ आखिर ये क्या हो गया। जब हमने देखा कि अब माँ की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है, तो फिर नाना जी को मजबूरन उन्हें पागल खाने भेजना पड़ा। नाना जी मुझे अपने साथ घर तो ले आए, लेकिन अपनी बेटी की ऐसी हालत से उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा था, जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाए और 3 दिन के बाद ही उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। नाना जी की मौत के बाद मैं पूरी तरह से बेसहारा थी और इधर मौसी का भी तलाक हो चुका था, तो अब इस दुनिया में उनका भी कोई नहीं बचा था। इसलिए मौसी मुझे अपने साथ ही रखने लगी और हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। तुम उस दिन पूछ रहे थे ना मुझसे कि मैं यहाँ पागल खाने में आखिर क्या करने आई हूँ, तो उस दिन मैं अपनी माँ से मिलने गई थी। मैं हफ्ते में एक बार अपनी माँ से मिलने ज़रूर जाती हूँ और उनकी हालत को देखकर ही मेरे अंदर एक आग जलने लगती है कि मुझे कभी भी
किसी को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना है, ना ही कभी किसी पर विश्वास करना है। मेरी माँ ने मेरे बाप से बहुत प्यार किया था, उस पर बहुत विश्वास किया था, लेकिन मेरे बाप ने मेरी माँ के साथ जो भी किया, वैसा कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। मेरे बाप ने मेरी माँ को धोखा दिया था, इसलिए मैं अब चाहकर भी किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकती। और मेरे अतीत का ये वो काला सच है, जिसे जानने के बाद कोई भी मेरा हाथ नहीं थामेगा। बस इसीलिए मैंने पूरी ज़िंदगी कुँवारे रहने का फ़ैसला किया है। इतना कहकर मैं फूट-फूट कर रोने लगी, तो श्लोक ने मुझे गले से लगा लिया। उसने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अगर तुम्हारे पापा धोखेबाज निकले तो ये सारी दुनिया भी ऐसी होगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें धोखा देने के बारे में तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। इस दुनिया में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। किसी एक इंसान ने अगर किसी को धोखा दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई धोखेबाज ही होगा। एक बार मुझ पर विश्वास करके तो देखो, मैं वादा करता हूँ कि कभी भी तुम्हें कोई भी दुख नहीं पहुँचाऊँगा। मैंने श्लोक से कहा, मेरे अतीत की सच्चाई जानने के बाद भी क्या तुम्हारा परिवार मुझे एक्सेप्ट करेगा? श्लोक ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, मेरे मम्मी पापा के लिए मेरी खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। जब मैं उन्हें बताऊँगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही खुश रह पाऊँगा, तो तुम्हारा अतीत चाहे कुछ भी हो, उन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसी शाम को श्लोक ने अपने मम्मी पापा को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया और सच में जैसा श्लोक ने कहा था वैसा ही हुआ। अगले ही दिन श्लोक अपने पेरेंट्स के साथ मेरे घर पर शगुन लेकर आया और हमारी सगाई और शादी की तारीख भी फिक्स हो गई। श्लोक को पाकर मैं बहुत खुश थी और कुछ ही दिनों बाद मेरी उससे धूमधाम से शादी हो गई। मेरी मौसी का इस दुनिया में कोई भी नहीं था, इसलिए मुझे अपनी शादी के बाद उनके लिए थोड़ी फ़िक्र थी। पर श्लोक ने उस फ़िक्र को भी दूर कर दिया, क्योंकि वह मौसी को भी हमारे ही घर ले आया। मैं भी अब अपने अतीत को भुलाकर श्लोक के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर चुकी थी। बस अपनी माँ की हालत देखकर मुझे उनके लिए दुख होता था कि काश वह भी ठीक हो जाती और देखती कि उनकी बेटी को सच में कोई सच्चा प्यार करने वाला इंसान मिला है। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।